Hi guys. So first of all, thank you everyone for joining me. 2 घंटे 2 घंटे में मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं कुछ अच्छा सिखा सकूँ। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करते हैं। भाई, फंडामेंटल ट्रेडिंग जो है, जो टेक्निकल फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल और फंडामेंटल का मेल, और ये हम दोनों के लिए कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी और ट्रेडिंग में भी। ओके। और ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि कोई एनालिसिस आएगी जिसमें करोड़पति बन सकते हो, तो वो सब ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ें काम करती है, जो कैसे हमें एनालिसिस करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए, किस तरह से करते हैं, तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम उसको समझेंगे। और जहाँ पर भी आपका डाउट होगा, टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों एनालिसिस को मिक्स करके कैसे ट्रेड किया जाता है, या फिर इनको दोनों को देख करके कैसे समझा जाता है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही तरीका है। कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को मानते हैं, अच्छी बात है, तो अपनी जगह है। कुछ लोग सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को मानते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिला करके देखें तो एक बहुत अच्छा ट्रेड निकल के आता है। और हमें कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना होता है, क्योंकि हमें पता है, हाँ, टेक्निकल भी बुलिश है और फंडामेंटल भी बुलिश है। ओके, तो वही सब हम समझने वाले हैं। स्कैनर मैं बताऊंगा आपको, स्कैनर का लिंक दूंगा कि कैसे आप ये सब कर सकोगे खुद से, तो पूरा एकदम कंप्लीट करते हैं। ओके, बट जो थॉट प्रोसेस होगा, वो थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा इंडिविजुअल होता है। दूसरा कि मैं ये इस वीडियो में जिस किसी भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि आप उसको जा कर के खरीद लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे स्टॉक को देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरह से समझना चाहिए, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप उसमें ट्रेड अपनी खुद ही करिएगा, देन उसके बाद करिएगा। बिकॉज मार्केट में रिस्क है, मार्केट का आप सबको पता है। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक मैं डिस्कस करूँगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ब्रोकिंग ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ कि अगर 500 रुपये भी महीने का बचा सकते हो तो भी, मैं एकदम लोअर की बात कर रहा हूँ कि अगर महीने का 500 रुपये भी बचा सकते हो तो भी वो 500 रुपये सेविंग अकाउंट में नहीं, यानी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि डीमैट अकाउंट में डालो, उसको SIP करो, क्योंकि वहाँ से आपका पैसा बढ़ेगा बल्कि घटेगा नहीं। ओके। और SIP में जल्दी कोई वो नहीं होता। हाँ, उसके अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स है, बट आपका मोटा मोटी फायदा होगा, ये बात समझ लो। तो बाकी चीज़ों से आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, तो आपको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। भले 500 रुपये भी बचा पाते हो तो भी आप SIP करो, म्यूचुअल फंड में डालो, उसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएशन करो। तो अब फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का ट्रेड करना चाहिए। अब क्यों? इसका कारण यह है कि भैया, पता चला आपने सिर्फ फंडामेंटल देखा और स्टॉक चला ही नहीं, तो वहां पर भी आपको नुकसान होगा। आपने टेक्निकल देखा, थोड़ा सा चला और बाद में वो नीचे चला गया और 5 साल के लिए, 4 साल के लिए वो एकदम वो डाउन हो गया, तो वहां पर भी इश्यू होता है कि यार, यह हमने देखा, हालांकि काम सभी चीजें करती है, बट हर बार तो काम करेंगे नहीं, तो यह वाला इश्यू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर टेक्निकल फंडामेंटल को मिक्स करके देखोगे तो वो एक सही तरीके से रिजल्ट देगा। टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कहीं भी घुस जाते हो,
जैसे कुछ लोगों ने 2-3 महीने इरेडा ले रखा था, इरेडा IREDA। अब इरेडा को न्यूज़ में आया, सब लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे उनको पता ही नहीं कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो वहाँ से इशू क्रिएट हो जाता है। और अभी वो वहाँ से काफ़ी नीचे है, 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो इशू होता है कि आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होती है। तो वही पॉइंट है कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को सीखो। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सिंपली शुरू करते हैं। तो इसके कुछ थीम हैं जो हमें समझनी चाहिए, और यह हम दोनों कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? अरे आज लिया आज ही बेच दिया, उसे कहते हैं इंट्राडे। आज लिया 2, 4, 10 दिन के बाद बेचा, उसे कहते हैं स्विंग। और आज लिया 1-2 महीने से ज़्यादा होल्ड किया, तो वो है इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल। तो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी, दोनों चीज़ें। मगर यहाँ इसके माध्यम से बशर्ते आपको इसे समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर धीरे धीरे आप समझ पाओगे। ट्रेडिंग, अरे ये तो वो खेल है जहाँ इंट्राडे, आज खरीदो आज बेचो, जैसे आग में घी डालो, तेज मगर सावधान। स्विंग 2-4 दिन का प्यार, धीरे धीरे से उठाओ, धीरे धीरे से बेचो। इन्वेस्टमेंट, ये तो वफादारी है, महीनों सालों साथ रखो, फिर मुनाफा लो। और सुनो, ये सब करने के लिए दिल लगाकर सीखना होगा। प्रैक्टिस, डाउट पूछो, गलतियां करो, फिर धीरे धीरे उड़ान भरोगे। हमने आज लिया आज ही बेच दिया, उसको इंट्राडे कहा जाता है। आज लिया 2, 4, 10 दिन के बाद बेचा, उसको स्विंग कहा जाता है। और आज लिया और 1-2 महीने से ज़्यादा होल्ड किया, तो उसको इन्वेस्टमेंट या फिर पोजिशनल कहा जाता है। तो बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे इसके माध्यम से बशर्ते आपको इसको समझना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर धीरे धीरे आप जा कर के वो समझ पाओगे। और सुनिए, इस एनालिसिस में हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनका फंडामेंटल सही है और टेक्निकल बुलिश है। याद रखो, फंडामेंटल सही प्लस टेक्निकल बुलिश इज इक्वल टू बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो, उसी को ट्रेड करो। अब ये हमारी एनालिसिस में हम सिर्फ उसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिनका फंडामेंटल सही है और टेक्निकल वो बुलिश है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जिसमें फंडामेंटल सही है और टेक्निकली बुलिश है, उसी को ट्रेड करना है, और उसी को हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, या फिर उसी को ट्रेड करेंगे, या फिर सेल साइड करना होगा तो सेल करेंगे। तो सिंपल, आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को करेंगे, और बाय साइड पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो आपकी होती है वो ट्रेडिंग के लिए भी होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी होती है। और जहाँ पे फंडामेंटल इम्प्रूव हुए हैं, तो होगा कि अच्छा फंडामेंटल है, कंसिस्टेंट है, अच्छा है, और एक होता है खराब था और अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो पॉइंट ये है। तो सिंपल फंडा देखो भाई, एक होता है फंडामेंटल सही है और एक होता है फंडामेंटल खराब था सुधर गया, या फिर सही था खराब हो गया। तो वो पहला पॉइंट है। तो खराब से सही हो रहा है तो इम्प्रूव्ड फंडामेंटल कहा जाता है, और जो फंडामेंटल सही है तो वो हम कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट फंडामेंटल्स। तो दोनों चीज़ों पर हम ट्रेड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम 2 केस होंगे। कुछ टाइम पे कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर हम टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक हमारे सामने आएंगे, जैसे ब्रेकआउट देखा या फिर ईएमए का क्रॉसओवर देखा,
यहाँ पर टेक्निकली बुलिश स्टॉक आएंगे तो उनको हमें फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा। फंडामेंटल सही है तो हमें उसको ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। ओके। और कुछ केस में ऐसा होगा कि हम फंडामेंटल ही स्कैन करेंगे और फिर उसमें टेक्निकल होने का वेट करेंगे। तो टेक्निकली भी स्कैन करेंगे और फंडामेंटली भी स्कैन करेंगे। हम दोनों तरीके से स्कैन करते हैं, वो प्रोसेस है मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इसकी कोर वैल्यू आप याद रखो। ओके, तो इसकी कोर वैल्यू ये है कि आप फंडामेंटल, द रूल, द कोर रूल, तो ये बहुत ही कोर है। समझो कोई कितनी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जब तक उसमें टेक्निकल कोई सेटअप ना बने तब तक ट्रेड मत करो, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, आपको परेशान कर देगा। याद रखो, कोई भी स्टॉक चाहे कितनी ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक टेक्निकल संकेत न दे छो तक मत, वरना पिछले 2 साल से सोया हुआ स्टॉक लेकर बैठ जाओगे। वाओ, निराश। रोज क्या करो? सुबह सुबह स्कैनर चलाओ, शिकार ढूंढो, अपॉर्चुनिटी मिली झपट्टा मारो, नहीं तो इंतजार करो, शांत बैठो। शाम को फंडामेंटल की माँ बहन करो, नंबर डेटा न्यूज़ सब चाटो। जैसे पिछले 2 साल से 0 रिटर्न। तो पॉइंट ये होता है कि जब तक उसमें कोई टेक्निकली सिग्नल नहीं बनते तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे, यह भी आप याद रखो। उसके बाद फंडामेंटल, भाई फंडामेंटल ट्रेडिंग समझो ना, ये वो जादू है जो टेक्निकल और फंडामेंटल का गुलदस्ता बनाता है। हम इसे टेक्निकल फंडामेंटल कहते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों का रस इसमें है। आप कहाँ पे देख सकते हो? तो आप वहाँ पे फंडामेंटल, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग कर, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए रोज का प्रोसेस। सुबह स्कैनर चलाओ, स्टॉक्स ढूंढो, फिर देखो कहीं अवसर दिखा, अगर हाँ तो ट्रेड करो, नहीं तो इंतजार। शाम को फंडामेंटल चेक करो, मार्केट वॉच लिस्ट बनाओ। अब यहाँ पे डेली प्रोसेस आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या करना है, तो डेली प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, आपको इसको करना पड़ेगा। तो डेली प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपको स्टॉक स्कैन करना है। डेली बेसिस पे स्कैनर दूंगा मैं, स्कैनर आपको बता दूंगा। स्कैन करने के बाद आपको देखना है कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं। ओके, अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो आप उसको ट्रेड करोगे, और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप उसका आने का वेट करोगे, और आप उसको डेली बेसिस पे देखते रहोगे कि यार अपॉर्चुनिटी आई है कि नहीं। तो ईएमए क्रॉसओवर वाले में ऐसा होता है। ईएमए क्रॉसओवर में क्या होता है कि ईएमए क्रॉसओवर में स्टॉक आ जाते हैं और आप उसको अपने मार्केट वॉच में रख लेते हो, और मार्केट वॉच में रखने के बाद आप उसको फ्रीक्वेंसी, बीच में जो टाइम होता है आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हो। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी स्टॉक मार्केट वॉच में है उनके फंडामेंटल चेक करते रहो और उसको समझते रहो कि उसका फंडामेंटल कैसा है। यह सब मैं सिखाऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये वाला पॉइंट है, कैसे करना है वो तो सिखाने वाला हूँ ऑन वीकली बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो, वीकली बेसिस पे आप एक बार शांति से बैठकर जितने भी इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स, केमिकल का इंडेक्स, केमिकल का खैर बनाना पड़ेगा, ऑटो का इंडेक्स, एनर्जी का इंडेक्स, फाइनेंस का इंडेक्स, इन सब इंडेक्स को आप देखो कि किस सेक्टर में रैली आ रही है।
किस सेक्टर में ज़्यादा मेजर ट्रेड है, बुलिश ट्रेंड है, तो वहाँ के स्टॉक में आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वहाँ पर सक्सेस रेट आपका हाई होगा, ये भी याद रखो। उसके बाद आपको हाफ महीने में मतलब 1 महीने में 2 बार एफपीआई के डाटा आते हैं। एफपीआई का पिटारा खोलो। विदेशी भाई कहाँ पैसा उड़ेल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलो। अच्छा बोलो सर जी, एफपीआई का डाटा और सेक्टर को कैसे देखेंगे? तो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो एफपीआई का एनालिसिस आता है, उसमें पिछले 15 दिनों में बड़े लोगों ने जो एफपीआई है बाहर वाले, उन्होंने किस कंपनी में किस सेक्टर में, बेसिकली सेक्टर होता है, कंपनी नहीं होती, किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है वो वहाँ पे लिस्ट होता है। सप्ताह में एक बार सेक्टर इंडेक्स देखो, ऑटो, फार्मा, एनर्जी कहाँ है रैली। जिस सेक्टर में बुलिश ट्रेंड हो उसके स्टॉक्स पर नज़र रखो। और हाँ, एफपीआई डेटा जानो कि विदेशी निवेशक कहाँ पैसा डाल रहे हैं, उनके पीछे चलो। हफ्ते में एक दिन सेक्टर देखो, ऑटो, बैंक, आईटी कहाँ धूम मची है, तो आप उसको इवैल्यूएट करो और देखो कि किस सेक्टर में उन्होंने पैसा डाला है। जहाँ पर उन्होंने पैसा डाला है आप वहाँ पे स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर खुद से बड़े लोग आए हुए हैं। ओके, इसके बाद और जिनके पास पूरा टाइम है तो वो तो कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं रहता, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, जिनके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, शाम को एनालिसिस करो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालो, रात 11 बजे से ऑर्डर चलते हैं, मिस नहीं होगा। सर जी ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, बिजनेस चलाना है, टाइम नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन यह है कि आप यह एनालिसिस को कभी भी कर लो। शाम को आ गए, सुबह आ गए, जब भी आपके पास टाइम है आप एनालिसिस कर लो। उसके बाद आप फिक्स कर लो कि ये स्टॉक मुझे खरीदना है। उस स्टॉक में आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है जहां पे आप रात को 11 बजे से शुरू हो जाता है और अगले दिन सुबह 9 बजे तक ओपन रहता है। तो आप इस बीच में ऑर्डर डाल सकते हो। 2 तरीके हैं, आपको अगर अपनी प्राइस पे लेना है तो प्राइस डाल करके करो, और अगर खुलते ही बाय करना है तो उसमें 0 प्राइस करके करो, जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, तो आपका ऑर्डर चला जाएगा। हर ब्रोकर ये सर्विस देता है, आपको मिल जाएगा। आखिरी बात, रिस्क मत भूलो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस, छोटे लॉट से शुरुआत, और लालच नहीं, अनुशासन, यही सफलता की चाबी है। समझ गए ना? तो फिर टेक्निकल फंडामेंटल का खेल शुरू करो। धैर्य रखो, सीखो और मुनाफा कमाओ। आखिरी बात, लालच नहीं, लालच बर्बाद करेगा। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस, वरना आंसू बहाओगे। छोटे छोटे कदम, बड़े मुकाम तक जाओ। समझ गए ना? तो फिर फंडामेंटल टेक्निकल का ये रास्ता अपनाओ। धैर्य रखो, सीखो और चुपचाप पैसा कमाओ। मार्केट में रॉकेट नहीं, स्मार्ट बनो। ओके, तो ये पॉइंट है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं भी है तो आप रिसर्च करो। रिसर्च करना है डेली बेसिस पे, और उसके बाद स्टॉक को निकालो और फिर उनमें आराम से ट्रेड करो। सुबह चाय पीते पीते ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम नहीं, कोई बात नहीं। शाम को चाय के साथ एनालिसिस करो। रात को 11 बजे ऑर्डर सेट करो और सो जाओ। सुबह मुनाफा देखो। तो ये छोटी सी अपडेट थी कि आपको डेली बेसिस पे करना है। अब क्या करना है तो उस पर चलिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम फंडामेंटल को समझेंगे। फंडामेंटल में क्या क्या देखा जाता है उसको समझेंगे।
एंड देन उसके बाद टेक्निकल को समझेंगे, टेक्निकल में स्कैनर को समझेंगे, फिर टेक्निकल में स्कैनर को समझने के बाद हम ट्रेड करना सीखेंगे, और ट्रेड करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है उसको सीखेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब मैं शुरू करता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले हम जो फंडामेंटल में देखेंगे, फंडामेंटल के पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि छोटा सा एक अपडेट है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर मैं मेन शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ओके, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम कम है, 2 घंटे में ही कंप्लीट करना है। तो अब इसको पूरा सीखना है। तो कैसे? तो देखो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये सब देखो, वहाँ ये सब दिया हुआ है, ये देखो और अच्छे से सीखो और उसको पूरा एकदम प्रिपेयर कर लो ताकि आपको फंडामेंटल करना आ जाए, एनालिसिस करना आ जाए। ओके, तो ये आपका काम है कि आप इसको करोगे, देन उसके बाद आपके पास फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगा। इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस जो हम करते हैं वो एक वेबसाइट है screener.in, तो उसको भी चलाने का तरीका मैंने सिखाया है। वहाँ पे सीख लो कि स्क्रीनर वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके, देखो पूरा पैकेज है मेरे पास, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। बस मेहनत आपको करनी है, सीखना आपको है। ओके, मेरे चैनल पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप में 4-5 वीडियो ऐसे हैं जो देख करके आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो और सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर अच्छा करते जाओगे, ये बात याद रखो। ओके, तो ये अपडेट थी छोटी सी। सिंपली चैनल पे जाना है और आपको वहाँ पे सर्च करना है। सर्च बॉक्स में आप फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं, तो फंडामेंटल में क्या करना होता है। तो देखो, फंडामेंटल में सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स या फिर रेवेन्यू। इसको सेल्स भी कहा जाता है या फिर इसको रेवेन्यू भी कहा जाता है या फिर इसको कभी कभी ग्रॉस सेल्स भी कहा जाता है। बेसिकली जो कंपनी है वो अपना कितना प्रोडक्ट बेच रही है, कितने का प्रोडक्ट बेच रही है, तो दैट इज सेल्स एंड रेवेन्यू। ये हमेशा वैल्यू में होता है, यानी कि रुपयों में होता है। ओके, तो अब आपको इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये कंटिन्यू इंक्रीज करना है कांस्टेंट बेसिस पे, मतलब हर साल बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक बढ़ेगा नहीं तो फिर कंपनी कैसे बड़ी हो सकती है। तो जब कंपनी बड़ी होगी तभी हम समझेंगे ना कि शेयर प्राइस और जाने वाला है ऊपर। तो हमें सेल्स देखना है बढ़ते हुए, उसके बाद हमें देखना है एबिडा। एबिडा का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी जो भी काम कर रही है उस काम में उसके खर्चे को निकाल करके उसको कितना इनकम हो रहा है। जैसे एक छोटा सा लारी वाला है, उसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई समोसे बेचने वाली की दुकान है, वो जाता है अपना दुकान खोलता है और वो कम से कम मैदा लाता है, तेल लाता है, गैस लाता है और चटनी मटनी सब कुछ लाता है। वो सब ला करके लेटेस्ट से 10,000 रुपये का उसने पूरा खर्चा किया। उस 10,000 के खर्चे में उसने समोसे बनाए और उसने समोसे बेचे। उसके समोसे बिके 25,000 रुपये के। तो 25,000 रुपये की सेल्स हुई और खर्चा कितने का था? 10,000 रुपये का। उसमें उसने 1-2 स्टाफ भी रखा होगा, उनको भी सैलरी देनी होगी, तो हो सकता है उनको 2-4 हज़ार रुपये देने पड़ते होंगे सैलरी। तो वो दे दिए उसने। तो 25,000 रुपये की उसने पूरी सेल्स करी और उसमें से उसका खर्चा हुआ 10,000 रुपये का जो सामान लाया था।
2,000 या 3,000 रुपये छोटे लोग रहते हैं ना, उनको सैलरी के रूप में दिया। उनका पैसा मिला करके 15,000 रुपये के चले गए और बचा उसके पास कितना, 10,000 रुपये। तो 25,000 रुपये की सेल्स हुई, 10,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। इसी को हम कहते हैं एबिडा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एबिडा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी को कहते हैं एबिडा। जो 15,000 रुपये था वो खर्चा था, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर सेल्स बढ़ रही है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक कैच है, अगर सेल्स बढ़ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है तो यह गलत सिग्नल है। यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि कंपनी अपने सेल्स तो बढ़ा रही है लेकिन उसके खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रही और इस वजह से वो निगेटिव होता है। तो वो जल्दी तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। तो प्राइस हो सकता है 4-5 साल तक साइडवेज हो जाए, शॉर्टकट में उसका कोई नुकसान नहीं होता, इम्पैक्ट आपको करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये भी याद रखो। तो पॉइंट ये है कि सेल्स बढ़ेगी तो एबिडा भी बढ़ना चाहिए, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट करके ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। मैं फिर से बता दूँ, फंडामेंटल जहाँ पे सही होता है, गुरु मंत्र, फंडामेंटल सही इज इक्वल टू लंबे समय का पैसा, फंडामेंटल खराब इज इक्वल टू केवल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट नहीं। ये गुरु मंत्र है, लिख लेना। मैं बीच बीच में गुरु मंत्र देता रहूँगा। जहाँ पे भी फंडामेंटल सही होता है वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर फंडामेंटल सही नहीं होता वहाँ पर हम ट्रेड करके निकल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम बड़ा होल्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, इसका बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होता, उतना ये देखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जरूरी है कि इसका ओपीएम क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ, उसने 25,000 रुपये का माल बेचा था, 15,000 रुपये उसके खर्चे थे, 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट था। तो 25,000 का 10,000 क्या था? तो वो अगर आप निकालो तो इसी को कहते हैं ओपीएम, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो ये कितने टका का धंधा किया है। तो टका मतलब कितना टका आप कमा रहे हो, मतलब 10% का, 5% का, 2% का धंधा कितने का है, तो वो परसेंटेज जो होता है वो टका वही होता है। तो हम उसको कहते हैं ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये घटना नहीं चाहिए, स्टेडी रहना चाहिए, याद रखो। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो इन तीनों को मिक्स करके देखने का मतलब है कि हम इसको ईयरली बेसिस पर देखेंगे। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3-3 महीने पर देखते हैं, उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई बिजनेस होते जो हर समय नहीं चलते। जैसे जो गाड़ियों का होता है, गाड़ियों का सेल होता है, यह दिवाली की समय होता है, बट दिवाली पर त्यौहार होते हैं और लोग ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, कम दिखेगा, कभी कभी तो उसको थोड़ा एवरेज में भी देखना होता है, इसलिए हम ईयरली वाला देखते हैं। और जो क्वार्टरली बेसिस पर देखते हैं उसको थोड़ा सा एवरेज करके देखते हैं। तो यह सब आप कहाँ देखोगे, कहाँ दिखेगा, तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ आपको कैसे देखना है। तो फंडामेंटल आप सिंपली स्क्रीनर वेबसाइट पे आ जाओगे, और मैंने आपको बताया कि आप स्क्रीनर वेबसाइट को यूज़ करना सीख लीजिए। बिकॉज आप यूज़ करना नहीं सीखो तो आपको नहीं आएगा कि किस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो मैं सीधे टाटा मोटर ले लेता हूँ, और टाटा मोटर को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा,
आप यहाँ पे आकर के सर्च करोगे तो कंपनी आ जाएगी। अब आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस करके है, आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे। यहाँ पे लिखा है सेल्स, तो इसकी सेल्स कितनी है ये देखो, कंटिन्यू आपकी ग्रो कर रही है। इसके बाद इसका एक्सपेंस मतलब उसका खर्चा, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एबिडा, जो मैंने आपको बताया, तो ये एबिडा है, इसको आप देखो। उसके बाद ओपीएम, तो यह भी आपका ओपीएम है। ओके, तो यह चीज़ आप तीनों यहाँ से देख सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस, धंधे की बुनियाद। भाई फंडामेंटल समझो तो कंपनी का धंधा देखो। सेल्स, कंपनी कितना बेच रही है, साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं। यार ये धंधा ठप क्यों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स बढ़ी मगर मुनाफा नहीं। अरे खर्चे कंट्रोल करना सीखो भैया। कर्जा, कर्जा बढ़ रहा था, सावधान, ज़्यादा कर्जा दिवालिया कर देगा। पैट, शुद्ध मुनाफा, आखिर पैसा जेब में, पैट बढ़ रहा है। वाह, असली मुनाफा यही है दोस्त। यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। टाटा मोटर्स, जैसे अगर मैं देखूं कि राउंड फिगर करेंगे 183 करोड़, तो 165 से आपको 273, 269, 291, 301, 261, 249, 370 एंड यहाँ पे 345। तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है कि नहीं। ये देखो सिंपली किसको, इसको 249 से 345 सेल्स बढ़ी है कि नहीं। कंपनी ने अपना ज़्यादा गाड़ी बेचा है कि नहीं, माल बेचा है कि नहीं। पिछले 3 साल से कोरोना के बाद भाई कहाँ से 2,50,000 हुआ करती थी, आज 3,61,000 रुपये का है। मतलब सीधे सीधे 100 का जम, बड़ा है ना। तो यह अच्छा सिग्नल है कि हाँ कंपनी अच्छी है, कंपनी अपना धंधा कर रही है, कंपनी के सेल्स हो रहे हैं। और जब सेल्स होते हैं उसका इम्पैक्ट प्राइस में भी दिखता है। और आप प्राइस को देख सकते हो, टाटा मोटर 3 गुना या डबल हो चुका है। ओके, तो वो एक बात थी। दूसरी बात एबिडा, तो एबिडा देखो 32,000 रुपये का था और अब एबिडा 58,000 रुपये का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एबिडा जो है 1.8% बढ़ा है, एबिडा ग्रो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक समझेंगे। हाँ थोड़ा सा कम है बट इसको नॉर्मल समझेंगे। अब यहाँ पे आपको लगेगा सर जी ये कम तेज हो रहा है, इसको ऐसे नहीं देखते, इसको एवरेज में देखो। तो एवरेज में आप अगर देखोगे तो पहले 24 था, 17 होता था, फिर 32, फिर 24, फिर 31। तो उसको अगर हम एवरेज में देखेंगे तो बड़ा हुआ है। तो एवरेज देखने से ज़्यादा बेटर है कि आप टीटीएम देख लो। टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 58, तो आप ऐसा समझ लो कि ये बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर्स उदाहरण देखो, टाटा ने 250 से 900 का सफ़र कैसे तय किया। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का जादू आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है ओपीएम। ओपीएम के केस में थोड़ा सा देखो, वो है 11% का ओपीएम था, फिर धीरे धीरे इसका 9% हुआ और यहाँ पे 13% हुआ और फिर ये देखो आपका 14% पे आ गया। तो ये उतना ज़्यादा नुकसान वाला नहीं है। दैट इज़ देखो, क्योंकि हेवी एसेट बिजनेस है
तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से ये हो रहा है, बट दैट इज़ ओके। ये आप देखो इसकी टॉप लाइन, इसको कहते हैं टॉप लाइन। आप लोगों ने सुना होगा टॉप लाइन ग्रोथ। तो टॉप लाइन का मतलब होता है जो ऊपर की वैल्यूज है इनको हम टॉप लाइन कहते हैं। ओके, टॉप लाइन ग्रोथ मतलब कि आपको जो सेल्स की नंबर है वो बढ़ रही है, अच्छी बात है, ये वाला पॉइंट होता है। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट देखते हैं वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि कंपनी का जो कर्जा है उस कर्जे में उसका इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो आप सबको पता है कि ज़्यादा कर्जा होगा तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा, और कम कर्जा होगा तो उसका इंटरेस्ट कम देना होगा। ज़्यादा कर्जा होगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा देने की वजह से उसका प्रॉफिट घट जाएगा। अब सोचो कि 25,000 रुपये के समोसे वाला था, उसने 10,000 रुपये का बचा लिया था, लेकिन अगर सोचो 10,000 रुपये की उसकी पॉकेट में चला गया, पॉकेट मतलब कि कंपनी के पॉकेट में गया, लेकिन अब सोचो कि वहीं जो उसने बिजनेस शुरू किया था उसमें उसने कुछ कर्जे लिए होंगे, तो वो 2,000 रुपये के उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये चले गए, तो बचेगा कितना? 8,000 रुपये। तो जो कर्जा होता है वो आपके प्रॉफिट को कम करता है, और जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपको कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस में वो दिखेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक है। कोई भी समोसे वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और जो लोग दुकान का धंधा करते होंगे, जिन लोग बिजनेस करते होंगे, उनको यह बात बहुत अच्छे से पता होगी। ओके, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का रूल हमारा क्या है? इंटरेस्ट घटना चाहिए, घट रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टेडी है तो भी ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ रहा है तो थोड़ा सा नुकसान होगा, तो वो चीज़ आप याद रखो। लेकिन अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसके कंपैरिजन में आप देखो कि उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है क्या है। तो अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, 1 से कम, तो लो, 1 से ठीक है तो ठीक है, 1 से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है वहाँ पर भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यह बहुत ही गलत सिग्नल है। वहाँ पे आपको ट्रेड कर लेना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बैठना चाहिए। उसको टाटा बाय बाय बोल करके निकल जाओ, ये बेसिक चीज़ है, आप समझो। ओके, अब ये इंटरेस्ट और पैट कहाँ देखोगे? पैट भी मैं बता देता हूँ, तब मैं उसमें चलता हूँ। तो पैट आपका क्या है? पैट है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट कुल मिलाकर के जो बचेगा, जैसे 25,000 रुपये का उसने बेचा था समोसा, 15,000 रुपये का उसने अपने खर्चे निकाल लिए, 10,000 रुपये बचे, और 10,000 में से 2,000 रुपये उसने इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट अगर नहीं दे रहा है तो वो पूरा आएगा उसके पास, लेकिन चूंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उसके पास बचेंगे सिर्फ 8,000 रुपये। अब उस 8,000 में से एक टैक्स का पार्ट होता है, टैक्स कटता है, बट यहाँ पे हम टैक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि कोई उतना पॉइंट नहीं है। तो लेटेस्ट से कि टैक्स नहीं दे रहा हो, 8,000 उसके पास आएगा, तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा, उसको पैट बोलेंगे, यानी कि उसका पैट निकल के आएगा 8,000 रुपये। तो 25,000 रुपये का उसने बेचा माल, उसमें से उसको 8,000 रुपये मिले, और उसी को फिर से आगे ऑपरेट करने के लिए आगे काम में आ सकते हैं। ये होता है एक बिजनेस। तो यहाँ पे भी पैट होता है। तो पैट का रूल क्या है? पैट भी बढ़ना चाहिए, ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे बढ़ना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे बढ़ा है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा तो इस समय पता चलेगा हाँ कंपनी सही में प्रॉफिट बढ़ा रही है। क्योंकि कंपनी का जब प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो फिर उसको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी।
वैल्यूएशन का मतलब है उसकी शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो यह चीज़ आप याद रखो। अब इसको कहाँ पर देखोगे, तो वहीं पे स्टॉप लाइन का ये सब पार्ट है, तो टॉप लाइन में ही देखेंगे। तो टॉप लाइन का आपका देखते हैं सिंपली, यह आपका इंटरेस्ट आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 4861। अब यहाँ पर देखो इसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है कि नहीं, टाटा मोटर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये थोड़ा सा गलत सिग्नल है। तो इसमें क्या होगा पता है, इसमें यही होगा कि टाटा का शेयर हर साल डबल नहीं होगा। देखो कुछ लोग है ना कि उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जो नए लोग हैं, बेसिकली जो नए लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जो नए थोड़े से पुराने उनको तो पता है, बट जो नए हैं ना उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये क्या है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसका इम्पेक्ट पता है कैसे होगा कि आपको जो टाटा मोटर का एक साल में 3 गुना हो गया, 400 से सीधे 1000 रुपये पहुँच गया, वो आगे आने वाले 3-4 सालों में ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद भागेगा। तो ये होता है मार्केट। अगर आपकी कंपनी कंटिन्यू ग्रो नहीं कर रही है तो वहाँ पर आपके शेयर प्राइस ऐसे ऊपर नीचे होएंगे, जाएंगे ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉफिट हो रहा है। बट वो क्या होगा, थोड़ा सा चलेंगे 2-3 साल, फिर बंद हो जाएंगे, फिर 2-3 साल चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो ये बहुत साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है, आप इसको माइंड में रखो। ओके, यह चीज़ बहुत ही बेसिक है, आप इसको समझो। हालांकि ठीक है, कोई उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शेयर प्राइस चलने लगेगी तो हम पैसा डालेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद पैट, तो पैट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आपको यहाँ पर दिखेगा, इसी का नाम है नेट प्रॉफिट यानी पैट। तो यहाँ पे देखो 14,073, तो यहाँ पर देखो लॉस हो रहा था। ये देखो थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट वाली ये बात है, आपको पता है टाटा का शेयर क्यों भागा। टाटा का शेयर इसलिए भागा क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट में आ गई थी, पहले लॉस करती थी। देखो कंपनी पहले लॉस करती थी, 28,000 रुपये का करोड़ का लॉस, 11,000 करोड़ का लॉस। तो आज आप ये सब समझ सकते हो कि क्या है। तो ये 11,000 करोड़ का लॉस जो हो रहा था, अब यहाँ पे देखो 31,800 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये लगा कि प्रॉफिट कर सकती है। और आपको बता दूँ, जो बड़े लोग होते हैं ना उनको पहले से पता होता है कि कंपनी प्रॉफिट करने वाली है आगे या नहीं करने वाली। आपको जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, रिजल्ट में नहीं देखेगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब तक बैलेंस रिपोर्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं छपेगा, वेबसाइट में नहीं छपेगा, तब तक आपको नहीं देखेगा। मतलब आपको दिखेगा 2024 के अप्रैल के महीने में, बिकॉज मार्च का भी अप्रैल में आएगा। तो 2024 के अप्रैल में आपको पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसका प्रॉफिट होने वाला है, यह चीज़ 2 साल पहले, 1 साल पहले बड़े लोगों को कैसे पता चल जाती है? क्यों, कैसे पता चलती है? क्या हमें नहीं पता चल सकती? मुझे बताओ, हमें भी पता चल सकती है, बट हम उसमें उतनी मेहनत नहीं करते। हमें तो चाहिए कि कोई टिप दे दे, टेलीग्राम पर हम खरीद ले लेते हैं। मेहनत तो वो लोग करते हैं जो लोग जाते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, इन्वेस्टर मीटिंग होती है, उनसे पूछते हैं भैया क्या है, कॉन्कॉल को ज्वाइन करते हैं,
उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा बिजनेस है, क्या कर रहे हो, धंधा करना है कि बंद करना है। वो लोग ऐसे पूछते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हाँ सर जी मैं यह कर रहा हूँ, यह करूँगा, इसमें मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो वो पहले पता चल जाता है उनको। यह बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता करनी है। हाँ, कैसे पता करें, तो इसके लिए आपको यहीं पर एक सेक्शन दिया है, डॉक्यूमेंट का सेक्शन। इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्ट है, इसको डाउनलोड करो, इसको पढ़ो। कभी 10 मिनट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये क्या है। उसमें पूरा प्लान होता है कंपनी का, कंपनी क्या करने वाली है। लोग पूछते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने देखा कर्जा बढ़ रहा है, तो कर्जा बढ़ रहा है तो उस कर्जे को लेकर के कंपनी क्या करना चाहती है कैसे पता चलेगा, तो यहीं से पता चलेगा। सर्च करो, इसको ओपन करके DEBT डेप्ट। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि डेप्ट इज नाउ डाउन। द डेप्ट इज नाउ डाउन ड्यू टू द कोरोना ऑफ टाटा मोटर इज इरोडेड वाया वी कंफर्म दैट दिस विल गो नियर बाय जीरो बाय एंड। ये देखो इनका कहना क्या है, फरवरी में इन्होंने दिया है। फरवरी में जब स्टेटमेंट आया था, इनको देखो ये ऐसे पता चलता है फरवरी में स्टेटमेंट आया था। ओके चलो, नहीं देखो देखो अपनी मस्ती में रहो, ऐसा नहीं सूट बूट पहन के देखो, टी शर्ट पहना हूँ मैं, ये सब मैं विश्वास नहीं करता। इन्हीं मस्ती में रहो भाई। हम अपना काम कर रहे हैं ना, तो कभी कभी हाफ पैंट में भी बैठ जाता हूँ ऑफिस में, ठीक है। क्लाइंट आएंगे, उनको पता है अपना काम कर रहा है बंदा, घर का काम कर रहा है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सूट बूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, रिलैक्स हो करके रहो। हाँ, जहाँ पे जाना आना है वहाँ पे कल्चर को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे सूट बूट अगर चला है तो फिर उसको फॉलो करो, दैट इज़ ओके। किसी के डेकोरम को, किसी के ट्रेडिशन को नुकसान नहीं करना है, बट अपनी मस्ती में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या पता चला, इनका कहना है कि एंड ऑफ दिस क्वार्टर इन लाइन विथ दैट वी हैव गाइडेड नियर जीरो। मतलब कि ये क्वार्टर, मतलब ये जो मार्च खत्म हो रहा है ना, इसका टारगेट था कि मार्च खत्म होते होते हम जीरो कर देंगे, मतलब डेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पता चले तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। बट यह पॉइंट है कि आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी आपको जल्दी पता चलेगा, थोड़ा सा अपडेट रहोगे। लेकिन उससे भी मैं जो बता रहा हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए फिर आपको बड़े लेवल पर जाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट उतनी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े लोगों को पता चल जाता है तो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल में दिख जाएगा, तो आप उसको ट्रेड करो वहाँ पे, बट मोटा मोटी आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो ये है पैट हो गया। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है इसको हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो टॉप लाइन हो गया, अब बॉटम लाइन देखते हैं। तो बॉटम लाइन में आपका है रिजर्व और बोरोइंग्स। भाई कंपनी का कर्जा क्या है, तो कंपनी के पास कितना पैसा है और कंपनी के पास कितना कर्जा है आप सबको पता है। अगर आपकी इनकम 40 हो, लेटेस्ट से आपकी सैलरी 40,000 रुपये है और आपकी EMI हो रही है 50,000 रुपये, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या फिर आपकी इनकम है 40,000 रुपये और आपकी EMI है 30,000 रुपये, तो भी मैं आपको 10,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होगा। तो कंपनी को भी यही होता है, जब कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा है और उसकी इनकम कम है तो कंपनी चलाना भी मुश्किल होगा ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। आपको तो लगता है कि
किसी ने शेयर दे दिया, खरीद लेते हैं। लेकिन वो सब आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या रूल है कि कभी भी अपना कंपनी का जो रिजर्व है वह उसके डेप्ट से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कंपनी का कर्जा कंपनी के पास पड़े पैसों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, इनकम कम यानी कि कैश कम, डेट ज़्यादा, तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। यह वाली बात याद रखो। ऑरकॉम इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ऑरकॉम आर पावर इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ऑरकॉम पावर तो क्या बर्बाद हुए, क्यों बर्बाद हुए? कर्जे की वजह से। कर्जा हाई था, बर्बाद हो गए। तो सिंपल फंडा है। तो इसके लिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करते हैं, जो कि 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होने का मतलब है कि कंपनी के पास कैश ज़्यादा है और कर्जा कम है। और अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है, कैश कम है। तो चलिए बॉटम लाइन देख लेते हैं। तो बॉटम लाइन कहाँ से दिखेगी? यहाँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इस पर हम चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा बंद करता हूँ। यहाँ पर रिजर्व है, कितना कर्जा है। तो ये देखो, कंपनी का कर्जा जो है उसके रिजर्व से ज़्यादा है। तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बनेगा? डेट टू इक्विटी है 1.05। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा मैं टाटा एनालिसिस की रिसर्च नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाटा एनालिसिस को हम डिफरेंट पार्ट में समझेंगे। अब फंडामेंटल के बाद टेक्निकल। तो टेक्निकल में हम सब क्या देखते हैं? तो टेक्निकल पे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसका नाम है ब्रेकआउट। वैसे बहुत सी स्ट्रैटेजी है, बहुत सी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करता हूँ, बट आते इस पॉइंट पे कि टेक्निकल में मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट को कैसे समझेंगे? तो जिन लोगों को ब्रेकआउट का नॉलेज नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। तो देखो, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाना, मतलब उसके ऊपर प्राइस चली जानी। जैसे समझो, यह सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्राइस जहाँ पर ऊपर जाते हुए गई और वहाँ से नीचे आ गई तो उस एरिया को बोलेंगे रेजिस्टेंस। सपोर्ट नीचे जाते हुए फिर ऊपर आ गई तो जहाँ से रिवर्स हुई है उसको बोलेंगे सपोर्ट। तो नीचे जाते हुए रिवर्स हो जाए तो उस एरिया को सपोर्ट बोलेंगे। ऊपर जाते हुए नीचे चली जाए तो उस एरिया को रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि सर जी किस सपोर्ट किस रेजिस्टेंस को हम मानना चाहिए, क्योंकि बहुत से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जहाँ पर गिरने के बाद प्राइस ज़्यादा समय के लिए नीचे रही उस पर ज़्यादा ध्यान दो। जैसे प्राइस गिरी तुरंत ऊपर चली गई तो उस पर ध्यान मत दो। गिरी और थोड़ा टाइम के लिए नीचे रही, 1-2 महीने या फिर 10-15 दिन, इतना टाइम बिताई, फिर 1-2 साल टाइम बिताई, तो वह उसकी ताकत है। बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग जोन था जिसने प्राइस को 4-5 साल के लिए, 4-5 महीने के लिए नीचे धकेल दिया। तू जा नीचे, पड़ी रहे, सो जा, लेकिन जब प्राइस उठेगी तो उसका ब्रेकआउट होगा तो बड़ा पैसा बनेगा। बिकॉज बड़ी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो उसको भी समझना है। तो कैसे? तो बस सिंपल फंडा है कि आपका ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस का तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। और नीचे जाएगी तो सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, हम उसको सपोर्ट का ब्रेक डाउन बोलते हैं। कैसे? एकदम इजी बता देते हैं। सिंपली यहाँ पे आप चार्ट देखो,
अच्छा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। अब ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इसमें एक कंडीशन है कि आपके ग्रीन कैंडल के साथ होना चाहिए और प्राइस ऊपर जा कर के क्लोज होनी चाहिए। सपोर्ट का ब्रेकडाउन, तो इसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जब सपोर्ट को तोड़ करके प्राइस नीचे चली जाती है तो वहाँ पे ब्रेकडाउन कहा जाता है। और वहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि आपका जो प्राइस है नीचे क्लोज होनी चाहिए। इसके कुछ रूल है कि प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए ब्रेकआउट के लिए, और वो रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। और ब्रेकडाउन के लिए सपोर्ट के नीचे क्लोज होनी चाहिए और वो रेड कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट हमेशा ग्रीन कैंडल से होगा और ब्रेकडाउन हमेशा रेड कैंडल से ही होगा। इसका एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और आपको बताता हूँ सिंपली। अगले चार्ट में एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो यहाँ पे समझो बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे आपकी प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, नीचे गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ पर देखो एक बार हाई लगाया और वहीं से नीचे आ गई। और ये देखो लगभग जून के बीच जुलाई का महीना है और कंटिन्यू वहाँ से नीचे 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 जा रही है। बहुत टाइम इसने इसके पास लिया और फिर जाके नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट आया। अब ये ब्रेकआउट हमें कैसा पता चला? तो देखो ब्रेकआउट क्या है, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे प्राइस नीचे आ जाए उस एरिया पर एक लाइन बना दो, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ये जो ब्लू लाइन है यह रेजिस्टेंस की लाइन है। उसके बाद यह जो रिवर्स हो गई इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कैंडल ऊपर जा कर के क्लोज हो गई, तो इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। क्योंकि ये ऊपर जा कर के क्लोज हो गई, तो इसको कहेंगे ब्रेकआउट। और इसके बाद प्राइस देखो आपकी ऊपर गई है, थोड़ी सी नीचे है, फिर ऊपर गई और उसके बाद भी थोड़ा सा आपको शेयर ऊपर नीचे होगा। बट ये पॉइंट है कि ब्रेकआउट आपको ये वाला कहा जाएगा। तो इसमें एक बात याद रखो, वॉल्यूम आपकी बड़ी होनी चाहिए, मतलब पिछली वॉल्यूम या फिर एवरेज की जो वॉल्यूम है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम है, तो यह बताती है कि आपका बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये होगा ब्रेकआउट का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हम कुछ ब्रेकआउट को पहचान नहीं पाते। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस बनाए, नीचे गई प्राइस और यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पर जब रेजिस्टेंस बना तो प्राइस नीचे गई, काफ़ी टाइम के लिए नीचे रही। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यह दोनों ही कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज करी, यह दोनों कैंडल नीचे क्लोज करी, तो ये तो रेड है, तो इसको मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो रही है, यह नीचे क्लोज हुई है, यह नीचे क्लोज हुई तो यह ब्रेकआउट नहीं है, तो यह फेक ब्रेकआउट है। यहाँ से प्राइस नीचे चली जाएगी। तो आप यह सब अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट दोनों को पहचानना आप सीख लो। तो ब्रेकआउट किसको मानेंगे हम? ब्रेकआउट उसी को मानेंगे जहाँ पे हमारी प्राइस ऊपर जा कर के क्लोज हो जाएगी, और अगर क्लोज नहीं हो रही है तो हम उसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। और उसके बाद वहाँ पे कैंडल हाई होनी चाहिए वॉल्यूम की। यह बात आप याद रखो
यह किसी भी टाइम फ्रेम पे होगा, चाहे 15 मिनट में देखो, चाहे डेली पे देखो, चाहे 2 घंटे में देखो, जहाँ पे भी आप देख रहे हो वहाँ पे यह सेम कंसेप्ट रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या है? जहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ पे मतलब सपोर्ट टूट जाएगा, उसको हम ब्रेक डाउन कहेंगे। तो देखो प्राइस नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे गई। यहाँ पे कैंडल आकर के नीचे क्लोज हो गई। तो नीचे क्लोज हो गई इसका मतलब ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि प्राइस आपकी बेरिश हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा देखो ऊपर नीचे, फिर कंटिन्यू नीचे ही हुए, यह भी आप याद रखो। ओके, चलिए अब देखो टाटा मोटर में ब्रेकआउट कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो एक ब्रेकआउट आपका यहाँ पे था, ये हल्का सा ऊपर गया बट नीचे से फिर आ गया, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद एक ब्रेकआउट आपका यहाँ पे है, फिर एक ब्रेकआउट आपका यहाँ पे है। ये छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो हम छोटे छोटे ब्रेकआउट्स को ध्यान नहीं देते, हम बड़े ब्रेकआउट्स को ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो प्राइस कंटिन्यू नीचे थी, यहाँ पर गई ऊपर, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गई कंटिन्यू, यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट हुआ था इस रेजिस्टेंस का, उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस का। तो ये दो दो ब्रेकआउट हो गए। तो यहाँ पर एक बार कुछ ना कुछ समझ सकते हैं कि आप ब्रेकआउट हो रहा है, और जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस बुलिश हो जाती है और वहाँ से ऊपर जाने की संभावना रहती है। आप वहाँ पर खरीद करके ऊपर बेच सकते हो, तो आपको प्रॉफिट होने का चांस रहता है। तो यही है टेक्निकल एनालिसिस जो हम सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो एक पॉइंट हो गया। उस मैंने आपसे फिर कहा है कि छोटे छोटे ब्रेकआउट को ध्यान मत दो, ये छोटा सा ब्रेकआउट है, इस पर ध्यान मत दो। बड़े ब्रेकआउट जहाँ पर प्राइस ने टाइम पास किया है, तो यह देखो बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो यह देखो कितना पुराना था, यह आपका काफ़ी पुराना था। तो यहाँ पर टाइम पास हुआ, यहाँ पूरा डेली चार्ट है, यहाँ देख रहे हो जुलाई मार्च से लेकर के कंटिन्यू एक एक साल का टाइम पास यहाँ पे पास हो रहा है। तो ये बड़े ब्रेकआउट है, मतलब 3 महीने 2 महीने पुराने वाले, आप ध्यान दो। और यहाँ पे देखो फिर से एक बार ट्राई किया बट फेल हो गया, ऊपर नहीं क्लोज हुआ था, नीचे गया फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर का फिर से एंट्री बन सकती थी, तो ये आपका एक ट्रेड बन सकता था। तो ब्रेकआउट का मतलब है कि जहाँ पे आपके स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं वहाँ पर ब्रेकआउट आपका होता है, रेंज को तोड़ करके, और उसके बाद ऊपर जाने की संभावना होती है। यह बात आप याद रखो। ओके, आई होप ब्रेकआउट टाटा मोटर वाला आपको समझ में आ गया। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, हाउ टू फाइंड सच स्टॉक। भाई ब्रेकआउट तो हमें मिल गया, लेकिन ऐसे स्टॉक को हम कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ पे हमें पता करना है उसको क्या करें। ओके, चलिए थैंक यू। तो अब कहाँ पर हमें पता चलेगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है, किस स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सब हम कैसे करेंगे। तो बहुत से स्टॉक है, हज़ारों स्टॉक्स है, उसमें से कैसे पता चलेगा, इसको फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने जो शुरू में बताया था कि डेली 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 प्रोसेस, डेली का प्रोसेस याद रखो। क्या है, आपको हर दिन स्कैन करना है, संडे हो या मंडे, रोज स्कैन करो। ओके, स्कैन करने के बाद आपको उसमें से उन स्टॉक्स को देखना है जिनमें ब्रेकआउट होने वाला है या फिर हो सकता है या फिर हुआ है। तो जिनमें हुआ है उसको एक अलग मार्केट वॉच लिस्ट में बैठा दो और फिर उसका फंडामेंटल चेक करो, सही है तो ट्रेड करो। लेकिन दूसरा स्कैनर होगा ईएमए वाला,
ईएमए में क्या होगा, ईएमए में आपको ब्रेकआउट होने वाला होगा, तो वह पहले बता देगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, होने वाला है। तो आप जिसमें भी ईएमए में क्रॉस ओवर हो गया है उसको एक अलग मार्केट कॉस्ट लिस्ट में बना दो। उसका मार्केट कॉस्ट लिस्ट का नाम रखो ईएमए क्रॉस ओवर, उसमें लगा दो। तो उसमें आप डाल दो, फिर ये डेली करते रहो, डेली उसमें डालते रहो और फिर डालने के बाद टाइम मिले तो एक बार चेक कर लो कि कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे पैसा लगा दो। एक बेसिक सेटअप है, 2 स्कैनर बताऊंगा और दोनों स्कैनर को आपको यूज़ करना है। तो दो में से जो भी आपको सही लगे, आप चाहो तो दोनों यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब इसका गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र है कि सिर्फ एक स्कैनर को यूज़ करो, क्योंकि एक स्कैनर जो यूज़ करने से आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। फालतू की चीज़ें करने में आपका काम यहाँ पर हुआ है तो मैं करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा, बात खत्म। ओके, तो जब यहाँ पर 2 स्कैनर होंगे, पहला होगा ब्रेकआउट स्कैनर, तो फंडामेंटल का भी स्कैनर कर सकते हैं, या फिर चाहो तो बुलिश बेरिश वाला स्कैनर भी कर सकते हो और फंडामेंटल को स्कैनर भी बना सकते हो। तो फंडामेंटल स्कैनर बनाओ तो देखो 2 होगा, मतलब टोटल 3 स्कैनर मिलने वाले हैं। एक होगा मतलब टेक्निकल के 2 स्कैनर होंगे, एक होगा बुलिश स्टॉक का और दूसरा होगा ईएमए क्रॉस ओवर का, जहाँ पर ब्रेकआउट मिलने वाले होंगे। दोनों अलग अलग स्कैनर है। और तीसरा होगा फंडामेंटल का स्क्रीनर। तो फंडामेंटल में मतलब जहाँ पर फंडामेंटल सही है उनमें फिर जो भी सही मिलता है तो आप ट्रेड करो, चाहे आप 15 मिनट में करो, चाहे स्विंग करो, चाहे इंट्राडे करो। सेटअप तो जो है मैं सिखाऊंगा उसके बेस पर ट्रेड करो। ओके, तो आई होप यहाँ पर आप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर फिर से देखो, आपको काम सिर्फ स्टॉक फाइंड करने के लिए करना है, यानी कि आपके स्टॉक खोजते रहो, क्योंकि ट्रेड करने में 2 मिनट भी नहीं लगते। तुरंत गए, ऑर्डर डाला, खत्म। लेकिन किस स्टॉक में कब कहाँ ट्रेड करना है यह जानने के लिए आपको हो सकता है 2-4 दिन लग जाए। तो इसलिए जो आपका पूरा मेहनत होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने में होना चाहिए, स्टॉक को खोजने में होना चाहिए, स्टॉक को निकालने में होना चाहिए, उसके फंडामेंटल को समझ में आना चाहिए और उसमें आ जाए तो फिर जब एंट्री मिले तो ट्रेड करो। यह बात आपको याद रखो। आई होप यहाँ पे आप समझ गए। ओके, तो अब स्क्रीनर पे आते हैं। तो सिंपल इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पॉइंट्स ये है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्कैनर है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको चार्टिंग की वेबसाइट भी इस्तेमाल करनी सीखनी पड़ेगी। मैं आपको स्कैनर तो दे दूंगा, लेकिन उस स्कैनर को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए हालांकि मैं बताऊंगा कि यहाँ पे, बट उतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, टाइम कम है। तो आपको बहुत अच्छे सीखने के लिए जो स्क्रीनर की वेबसाइट है और जो चार्ट की वेबसाइट है, 2 वेबसाइट है, उन दोनों वेबसाइट को सीखना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ से आप सीख लोगे। उसके बाद अब 2 टाइप के स्कैनर होंगे और आपको डेली बेसिस पर लेटेस्ट बुलिश स्टॉक मिलेगा। वहाँ पर आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के बाद कंफर्मेशन होगा, तो फिर आपको ट्रेड करना है और आपको डेली बेसिस वॉच लिस्ट तो करते रहना है। और यहाँ पर देखो, डेली बेसिस पे करना है और अपनी अपॉर्चुनिटी आएगी तब ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक स्कैनर ऐसा होगा जहाँ पर ब्रेकआउट
ताज़ा ताज़ा मिलेंगे, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा स्कैनर क्या होगा, जहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला होगा, पहले पता चलेगा, तो उसको आप कर सकते हो। ओके, तो दोनों को आपको यूज़ करना है। दोनों में से जो भी आप चाहो एक को यूज़ करो, चाहो तो एक भी कर सकते हो, दोनों करना चाहो तो दोनों भी, कोई दिक्कत नहीं। मोटा मोटी जो स्टॉक होंगे कॉमन होंगे, 70% स्टॉक कॉमन होंगे, 10 to 20% स्टॉक अलग अलग होंगे, तो आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करो और कंफर्म करो, जो वहाँ पे आप वॉल्यूम को ज़रूर देखो। वॉल्यूम्स हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यह बात आप याद रखो। बड़ी का मतलब कि प्रीवियस वाले से तो बड़ी कम से कम होनी ही चाहिए, और अगर बड़ी है तो फिर से और अच्छी बात है। ओके, उसके बाद उस टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ। जैसे आपने डेली पे देखा, ये पॉइंट नोट करो, आपने डेली पे देखा बुलिश है और वहाँ पर वॉल्यूम है, तो एक बार वीकली में जाके देखो कि वहाँ बड़ी वॉल्यूम है कि नहीं, तो वहाँ से और कंफर्मेशन आएगा। ओके, तो अगर जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान रखो कि बहुत से स्टॉक इन दोनों स्टॉक का एनालिसिस में कॉमन होंगे। मतलब बेसिकली जो आप स्कैनर यूज़ करोगे, दोनों स्कैनर में बहुत से कॉमन स्टॉक आएंगे, तो उन कॉमन स्टॉक्स को आपको खाली अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो सिर्फ एक को करना, चाहे तो एक को ही स्कैन करो, लेकिन दोनों को करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो करना चाहता है तो सिर्फ एक को करिए, आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहो। तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं तो 10 स्कैनर रन करता हूँ, बिकॉज वो मेरा धंधा है। तो यह भी आप याद रखो। ओके, जब आते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पर आप देख लोगे, तो स्क्रीनर यहाँ पर स्कैनर है, तो यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दे रखा है ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या कंडीशन डाली है मैंने। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर चार्टिंग स्कैनर पर यहाँ आपको ब्रेकआउट के स्कैनर देगा, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट के स्टॉक आएंगे। ये स्टॉक, ये आपका स्टॉक स्कैनर है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा स्कैनर है, दूसरा स्कैनर है आपका ईएमए क्रॉसओवर का। यहाँ पर देखो ईएमए क्रॉसओवर, तो ईएमए क्रॉसओवर का मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाले होंगे तो पता चलेंगे। तो मैं दोनों को यूज़ करना सिखाऊंगा और इसमें ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, बट यहाँ पर ध्यान देते हैं। ओके, तो ये हो गया पॉइंट। अब उसके बाद एक लास्ट वाला होगा फंडामेंटल वाला, तो फंडामेंटल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। इसमें बहुत कम स्टॉक आएंगे, बट यह सब अच्छे स्टॉक रहेंगे। आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो स्विंग बेसिस पे, फिर बुलिश साइड में ट्रेड कर सकते हो। तो तीनों में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन यूज़ तो करो, बिना इसके ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग ऐसे फालतू में ट्रेड करते हो तो बुरा लगता है मुझे। ओके, जब आगे बढ़ते हैं तो सिंपल, मैंने स्कैन किया, मैंने रन किया, मेरे सामने कुछ स्टॉक आ गए, से उन स्टॉक में ट्रेड कैसे करूँगा? तो देखो, ट्रेड करने का जो फंडा है उसके रूल्स का, ट्रेड करने का रूल्स ये है, आपके ऐसे ब्रेकआउट को देखो जो बहुत पुराने रेंज के हो, कम से कम 2 महीने 3 महीने पुराने। जैसे 3 महीने से नीचे मत लो, 3 महीने से पुराना लो। यह जून का रेजिस्टेंस था, एक बार यहाँ पर ट्राई किया अक्टूबर महीने में, फेल हो गया। देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करना है, इसका मतलब क्लोज करने का वेट करना है वह कैंडल की। और यहाँ पे देखो
यह है 2022, एक साल लगभग हो गया सीधे सीधे, और आपका यहाँ पर तब ट्रेड हो रहा है ब्रेकआउट का। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो ऐसे आप ब्रेकआउट को खोजो। ये DSSL का स्टॉक है, ये सब आप लोगों को दिया था, बट कंसेप्ट क्या है आप उसको समझो। कंसेप्ट ये है कि आप स्कैनर रन करोगे और उस स्कैनर के चार्ट पे कैसे आएंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, फिर वो कैसे स्कैनर रन करके कैसे चार्ट लोड करते हैं, कैसे देखते हैं, वो मैं सिखाने वाला हूँ। कंसेप्ट समझ लो कि क्या करना है। तो यहाँ पे आपको उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है जो कम से कम 3 महीने पुराने जिनका ब्रेकआउट है, और ये सब डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, वीकली में हो तो ठीक है। वीकली में अगर कर रहे हैं तो आपको स्विंग बेसिस पे बनेगा, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। टाइम फ्रेम कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सेम है। तो आप देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये DSSL करके स्टॉक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम यहाँ पे भी बड़ी थी, यहाँ पे भी बड़ी है, और यहाँ पे भी बड़ी है, और यहाँ पे देख रहा हूँ वॉल्यूम कैसे बड़ी हुई है। तो यह कुछ खासियत है जो आपको देखनी होगी कि कैसे कैसी चीज़ें मैच कर रही है। फिर इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल भी देखना है। तो यह है जुलाई, मतलब दिसंबर 2022 है, तो ये जनवरी का या फरवरी का टाइम होगा। हम एक बार देख लेते हैं कि उस टाइम पे DSSL का स्टॉक जो था उसके फंडामेंटल कैसे थे। तो यहाँ पर मैंने DSSL लेके आया हूँ, DSSL डायनाकैन उसका कुछ नाम है। अब हमने कहाँ तक देखा था, मैं एक बार यहाँ पर भी ले लेता हूँ। यह मेरा ब्रेकआउट है, यहाँ पे आई थिंक जून जनवरी 2022। देखो कितनी बार ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ब्रेकआउट हुआ बट उतना नहीं चला, फिर से एंट्री मिली तो फिर से एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह आपका 300 का टारगेट आई थिंक हो गया। यस, ये तो 1000 के ऊपर चला गया, बहुत बड़ा टारगेट मिला। मतलब इससे ज़्यादा कि क्या करोगे आप, यहाँ पे देख रहे हो 90 का दिया था, 10 गुना बढ़ा। खैर इतना होल्ड नहीं कर पाओगे, बट दैट इज़ ओके। तो यहाँ पर देखो क्या है, 11 जनवरी 2022। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा ब्रेकआउट हो गया है। जब मेरा ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे देखना है कि इसके फंडामेंटल कैसे है। तो मैं फंडामेंटल चेक करूँगा। फंडामेंटल के लिए हमारे रूल क्या है, सेल्स बढ़ना चाहिए, EBITDA बढ़ना चाहिए, OPM बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट घटनी चाहिए, और प्रॉफिट बढ़नी चाहिए। तो चलिए DSSL प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर अब हम आकर देखेंगे टॉप लाइन। तो टॉप लाइन में हमें दिखेगा सबसे पहले सेल्स। तो यह 2022 है, और 2022 में यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा पॉइंट है। देखो यह ब्रेकआउट हुआ, कब हुआ था, देखो यही है ना। यह सब आप लोग देखोगे, कोई भी ट्यूटर ट्रेनर ये सब बताते नहीं है। देखो यह हमें मिला है जनवरी में मिला है। तो हम यहाँ पर कहाँ तक का रिज़ल्ट देखेंगे, हम यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर तक का रिज़ल्ट देख सकते हैं, और पिछले साल के ईयरली तक का क्वार्टर देख सकते हैं। मैं 2022 का रिज़ल्ट नहीं देख सकता, क्यों? अच्छा, आपको कोई 2024 का रिज़ल्ट दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता, बिकॉज 2024 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आज कंप्लीट हुआ है। फिर रिज़ल्ट आना शुरू होगा जनवरी अप्रैल से, तब मुझे पता चलेगा ना। तो अभी तक हमें अगर देखना है तो अभी तक हम कहाँ देखेंगे, सिर्फ मार्च 23 वाला।
तो उसी हिसाब से यहाँ पे मार्च 21 वाला देखना पड़ेगा, बिकॉज 22 में अभी वहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ध्यान देना, कंसेप्ट समझो, ओके। और फिर यहाँ पर देखते हैं तो 2021 में देखो आपका ये रिज़ल्ट था 436 करोड़ का था। अब यहाँ पर देखो अभी कंपनी 59 करोड़ का करती है, 59 करोड़ हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ, अरे बाप रे। देखो सेल्स देखो कैसी बढ़ रही है, मतलब कंपनी 59 से सीधे 10 साल के अंदर सेल्स कितना बढ़ा, 436 डिवाइडेड बाय 59, 8 गुना, 7 गुना टाइम्स आपकी 10 साल के अंदर जो सेल्स है वह 7 गुना हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी जो सेल्स है आपके कंपनी की 7 गुना हो गई। 7 गुना मतलब आप आज 10 रुपये का माल बेच रहे हो, 10 साल के बाद आप 80 रुपये का माल बेचोगे, 7 गुना। ओके, तो ये पॉइंट है, आप समझो। ये सेल्स बढ़ गई। उसके बाद सेल्स के बाद अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंस, तो ये सब ठीक है। ओपीएम 5% से सीधे 8% का हो गया। इंटरेस्ट इसका देखो, ओपीएम ठीक ठाक था, स्टेडी था, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेडी है, लेकिन 8% का आपको ये है। अब यहाँ पे देखो 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 9 करोड़, 9 गुना, यह भी लगभग 9x। अब मुझे बताओ आप एक चीज़ कि जिस स्टॉक का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में 9 गुना हो गया, 9x हो गया, तो उसकी शेयर प्राइस 10 सालों में कितनी होनी चाहिए? अगर सब कुछ सही है और वैसे ही ग्रोथ आने वाली है, तब अगर ऐसी उम्मीद है कि ऐसी ही ग्रोथ आने वाली है तो उसका शेयर प्राइस कितना होना चाहिए? यह गुरु मंत्र मैं दे रहा हूँ, लिख लेना। अगर आपका पैट यानी कि प्रॉफिट 1 रुपया बढ़ रहा है तो 3 रुपये तक इम्पैक्ट आता है प्राइस में। मतलब आपका प्रॉफिट अगर 10% बढ़ा तो आपकी प्राइस 30% बढ़ेगी, 3 गुना सीधे मार्केट में फोमो चलता है ना, 3 गुना। तो अगर आपका प्रॉफिट 9 गुना बढ़ रहा है तो आपका शेयर प्राइस 10 गुना होना चाहिए, 15 गुना होना चाहिए। तो उस टाइम पर क्या होता, आप देखते हैं 2010 से प्राइस कितनी बढ़ी थी। 2012 में 4 रुपये 5 रुपये की प्राइस थी इसकी, और यहाँ पर 180, तो प्राइस तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर वैसे ही उम्मीद है आने की, फिर तो शेयर प्राइस और बढ़ेगी। तो आप देखो उम्मीद कैसे कायम हुई। उम्मीद कायम हुई कि 9 करोड़ का जो पैट था वो 16 हो गया, 72 हुआ, और सभी ट्रेडिंग बेसिस पे 91 हो गया। इसका मतलब यहाँ से ग्रोथ हुई, तो इसे कहते हैं अच्छी कंपनी, इसको हमें पकड़ना चाहिए। आप फालतू का येस बैंक के पीछे पड़ते हो, टाटा कम्युनिकेशन के, उसके ऑरकॉम के पीछे पड़ जाते हो, वोडाफोन ले लेते हो। क्या लेने की ज़रूरत है? उसको लेने की तो एक बेसिक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो। ओके, तो कंपनी के ठीक थे। अब इसके रिजर्व को देखो, कंपनी के पास जो रिजर्व था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो रिजर्व जो था कंपनी के पास वो आपका लगभग 2021 में 39 का था। यहाँ पर उसके पास डेट ज़्यादा थी, ओके, तो कर्जा ज़्यादा था, दैट इज़ ओके, बट कंपनी कमा रही थी तो उसमें यहाँ पे काम कर दिया। तो यह एक पॉइंट है, आप ऐसे पकड़ सकते हो स्टॉक को। तो यहाँ पे आप देखो फिर भी स्टॉक आपका सीधे वहाँ से भी बढ़ गया, ओके। उसके बाद दूसरा स्टॉक देखते हैं। हाँ देखो वहीं पे चार्ट मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट होने वाले के बाद आपका चार्ट कैसे चला जाता है। अब यहाँ पे याद रखो एक गुरु मंत्र, यहाँ पे फिर से ले लो एक गुरु मंत्र
क्या है गुरुवंश? ये है कि आप अगर आपका स्टॉक प्रॉपर बुलिश हो गया है और उसको फंडामेंटल ने सपोर्ट किया है, मतलब वो भी बुलिश है, इम्प्रूव है, तो आपकी शेयर प्राइस थोड़ी सी परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन वो जाएगी ऊपर। टेंशन लेना नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ बैठ रहना है। देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। होल्ड करो, बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब पैसा उतना ही डालो कि अगर लॉस भी हो जाए तो सह सको। ऐसा नहीं कि घर बेच के पैसा डाल दो। कंसेप्ट सब कुछ होंगे, सब कुछ देखना है हमें, ऐसा नहीं कि कूद पड़ना है। यह सब चीज़ याद रखनी है। बट पॉइंट ये है कि अगर जहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल सब कुछ सही है, वहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो। कंफ्यूजन मत हो जाना। मैंने बहुत आपका टाइम ले लिया, थोड़ी सी मेहनत करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, और थैंक यू अगेन। और बस यही है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हाँ दोनों दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।